हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है हमारा एलटी उत्तराखंड 2024 का पेपर, जो कि हुआ है 18 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम करेंगे उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में आपका एप्टीट्यूड है और आपका रीजनिंग और मैथ है, जो कि पार्ट टू है वो पूरा आपका सब्जेक्टिव है और दोनों में 50-50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट वन के जो 50 क्वेश्चन हैं उनमें से 20 क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेज है क्वेश्चन पेपर का, इसमें लिखा है कि 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर के हैं, टाइम 2 घंटे का है। और जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, बट जब आप इस पूरे को पढ़ोगे ना तो कहीं पर भी इसमें ना नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है पार्ट वन टीचिंग एप्टीट्यूड का, एम्प्टी वेसल मतलब खाली बर्तन के संदर्भ में बताना है। तो खाली बर्तन जो है ये शब्द होता है स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग, कि जो उनका दिमाग होता है वो एक खाली बर्तन की तरह होता है, जिसमें जो टीचर होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन और दुनिया के ज्ञान को भरता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टार्ट कर। अगला क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विद द मॉडल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस। जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल है ये किसका है, तो ये है एडगर डेल का। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जो पेडागोजी का इन्फॉर्मेशन है वो टीचर्स के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो एक तो लेसन प्लान बनाने के लिए और क्लास को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर जॉन एडम्स क्या करते थे। ठीक है, मतलब करते थे गलत लिखा है, इसमें कहते आएगा। ठीक है, क्या कहा करते थे, सर जॉन एडम्स कहा करते थे। सर जॉन एडम यूज्ड टू से, ये कहते थे कि शिक्षा दर्शन का एक गत्यात्मक पक्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन के तरीकों में अधिगम की धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, कि मतलब बच्चा किस मेथड से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो सबसे ज़्यादा जो सीखता है ना वो होता है दूसरों को पढ़ाकर या फिर टीचिंग अदर या इमीडिएट यूज ऑफ लर्निंग। अधिगम का तात्कालिक उपयोग करने से बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। कुछ लोग इसका डेमो बताएंगे, कुछ लोग ये बताएंगे, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसमें जो रिटेंशन रेट होता है ना वो होता है 90% के आसपास रिटेंशन रेट होता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल में जो बच्चा जो सीखता है ना वो शायद 75% के आसपास सीखता है। डिमॉन्स्ट्रेशन में जो सीखता है वो 35 से 50% तक सीखता है। ठीक है, 35 से 50 आप यहाँ लिख दो। और जो लेक्चर परसेंट है ना इसमें 10% तक बच्चा सीखता है। मतलब टीचर जो लेक्चर देगा उससे बच्चे को 10% समझ में आएगा, और बच्चा जो करके देखेगा मतलब प्रदर्शन करके जो देखेगा डेमोन्स्ट्रेशन में उससे 35 से 50% सीखेगा। ऑडियो विजुअल दृश्य श्राव्य में 75% तक बच्चा सीखता है। और बच्चा जब कोई चीज़ को पढ़े, टीचर से समझे और उसके तुरंत बाद अपने साथी सहपाठी को पढ़ा दे या किसी अन्य को पढ़ाता है, उसी चीज़ को समझाता है, तो उससे उसको जो चीज़ें होती है वो 90% तक उसके दिमाग में छप जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में। गाइडेंस इज ब्रॉडर देन काउंसलिंग, और इसका रीजन जो दिया है या स्टेटमेंट है, काउंसलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ गाइडेंस। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं जब आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना 100% ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप किसी बुक से चेक करोगे या कहीं और जगह चेक करोगे तो 100% बिल्कुल सही होंगे। अब बाकी डिपेंड करता है कि आयोग इसका आंसर क्या दे, तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है। जैसे जिस लेवल से इन्होंने पेपर बनाया है, कहीं ऐसा ना हो उसी लेवल से ये इसके आंसर के भी देते हैं। ठीक है, तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, बट जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये इनका आंसर आपको 100% बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है टीचर आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस फॉलोइंग क्वालिटी। ए टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, मोरल कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल या साउंड पॉलिटिकल बेस। तो मजबूत राजनीतिक आधार कहीं भी टीचर का नहीं हो सकता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैचिंग का पूछा हुआ है कि कॉग्निटिव थ्योरी किसकी है, ह्यूरिस्टिक मेथड, टीम टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। तो इसका अगर एक ही ऑप्शन आपको याद होता कि अगर टीम टीचिंग जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी तो या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो सी का था 2, सी का 2 जो है वो हमारे एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी वो आप मैच कर सकते हैं। जैसे कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो एनएल गेज की है, ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था पोलियो एंड टंकर ने, टीचिंग मेथड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल डैनियल डेविस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी किताब गीजू भाई बधेगा ने लिखी है, तो इन्होंने लिखी है दिवा स्वप्न। ठीक है, अगला है जो आश्रम स्कूल है वो किसके लिए बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं एसटी के लिए। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन है जो साइट है
इसका स्पेसिफिक एम क्या होता है, इसका विशिष्ट जो उद्देश्य है वो क्या होता है, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, एक्ट एज नोडल सेंटर फॉर वोकेशनल स्किल एजुकेशन, बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ एजुकेटर इन एरिया ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकली अप्रेज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंडिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी एंड सी। ये जो बी और सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, और बाकी ये सब नहीं करता है साइट के लिए। साइट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये दो ही चीज़ करता है। ठीक है, व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के लिए और शैक्षिक नैतिकता के क्षेत्र में शिक्षकों को क्षमता का निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है डाइट के रिगार्डिंग दिया हुआ है, एजर्शन है और उसका रीजन है। इसमें लिखा है कि जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। उस समय जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की शैक्षिक समस्या का पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है तो सही, मतलब इसके रीजन के लिए ये सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट एजर्शन रीजन में इस एजर्शन का ये रीजन होना चाहिए, तो ये रीजन गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है, तो इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है एजर्शन का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि समावेशी शिक्षा का जो दर्शन होता है वो क्या विश्वास करता है। तो ये विश्वास करता है कि सभी बच्चों के साथ समान भाव एवं आदर से व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता जो होती है वो किसमें होती है, वो होती है शैक्षिक प्रबंधन में। ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एजुकेशनल लीडरशिप की बात करी जाती है तो वो एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए सबसे एसेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती है, जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। इसका निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है, क्रिया संबंधी रुचि में कमी, पठन सामग्री में कठिनाई स्तर में वृद्धि, या फिर सीखने के दौरान समावेश करना देना, या फिर बालक की बुरी आदत है। तो जो ब्रेक टाइम होता है ना लर्निंग के समय, तो ये इसका लर्निंग प्लेट्यू का जो कर्व होता है उसमें ये नहीं आता है। ठीक है, ये इसका इफेक्टिव कॉज नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें फिर से आपके लिए एक मैचिंग दी गई है। इसमें एजुकेशन डेवलपमेंट मैन इनिशिएट पावर, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट सोशल चेंज, या स्कूल। तो आप इसमें से अगर ऑप्शन को मैच कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा स्कूल जो है ना वो एक एजेंसी है एजुकेशन की। तो आप इसको जब देखेंगे ना तो 4 का 3 है, 4 का 3 जो है ना वो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेशन। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट रिटर्न, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये कभी भी ना मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है ये पूछा गया है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इज इंक्लूडेड इन करिकुलम। मतलब विकलांग जन अधिकारिता अधिनियम 2016 को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। तो इसमें क्या था, शिक्षण कौशल की प्राप्ति हेतु, विकलांग व्यक्तियों को नागरिकता की शिक्षा देने हेतु, या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता विकास करने हेतु। तो यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, इनके लिए जागरूकता के लिए ये किया था। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक है, ये करिकुलम में इसीलिए इंक्लूड किया था ताकि आप जनरल अवेयरनेस बता सको जो डिसेबल पर्सन है उनको उनके अधिकारों के विषय में। अगला क्वेश्चन है, प्रशस्त जो आपका एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है ये क्या है या किसके लिए है। तो प्रशस्त जो ऐप है ये आपका बताया गया है, स्पेशली जो डिसेबल होते हैं उनके अधिकारों के लिए ये हुआ है। ठीक है, ये एक ऐप बनी है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा था पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा जिसमें हम बचे हुए 30 क्वेश्चन करेंगे अपने पार्ट 1 के।